करेंगे पहले, फिर इसके बाद इसके साथ ही स्टूडेंट हम अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सही स्टूडेंट, मैंने डी ब्रॉय वेवलेंथ तक कराया था, ऐसे ही गए, मैसेज देख लीजिएगा सर। ओके बच्चों, तो अब हम आज बात करेंगे द कॉम्पटन इफेक्ट। सही, द कॉम्पटन इफेक्ट। बेसिकली स्टूडेंट, क्वांटम ने स्कैटर्ड ऑफ लाइट की बात की। लाइट का स्कैटर्ड होना मतलब किसी चीज से टकराकर मुड़ जाना, उससे हम क्या कहते हैं? स्कैटर्ड ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट किसी बॉडी किसी चीज से टकराए और टकराने के बाद मुड़ जाए, इससे हम क्या कहते हैं? स्कैटर्ड ऑफ लाइट कहते हैं। हम सबको स्टूडेंट पता है कि 7 कलर होते हैं, VIBGYOR। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो वायलेट कलर की है, और इसी तरीके से सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की है, लेकिन सबसे ज्यादा लैम्डा रेड का है और सबसे कम। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, जैसे ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट की स्टूडेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, रेड के मुकाबले में ज्यादा है, रेड के मुकाबले में ज्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, छोटी वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी हाई, ये यू चल रहा होगा। सही है। लेकिन आपको पता है कि रेड कलर जो है, सही है, रेड कलर स्टूडेंट आपके पास क्या है कि एक हाई लो फ्रीक्वेंसी रखता है, हाई वेवलेंथ रखता है, वो यूं चल रहा होगा। सही है। इसी तरीके से स्टूडेंट ग्रीन जो है वो ब्लू के मुकाबले में ज्यादा वेवलेंथ रखता है, तो वो यू चल रहा होगा। मैं स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा कि देखें, अगर इसके सामने मैं इस तरीके से ये छोटे पार्टिकल्स, इस टाइप के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके सामने ही रखूं, सही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कौन बहुत ज्यादा आसानी से किसी छोटे पार्टिकल से टकरा जाएगा, मतलब कौन ज्यादा स्कैटर्ड होने के चांसेस है। तो आप कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। छोटी वेवलेंथ किसी भी चीज से टकरा जाएंगे, मतलब कम वेवलेंथ होगा, वो किसी भी पार्टिकल से एटमॉस्फेयर के अंदर टकरा सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि जो ब्लू लाइट है वो बहुत आसानी से स्कैटर्ड हो सकते हैं मुकाबले में इसके। लेकिन मैं ये कहूं कि इन तमाम कलर में सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा कलर होगा? आंसर बताइएगा जल्दी। इन तमाम कलर में सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा कलर हो जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? जी वेरी गुड, सही बच्चों, वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होंगे, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो बहुत छोटी वेवलेंथ पे चल रहा होगा। वायलेट कलर बहुत छोटी सी वेवलेंथ पे चल रहा होगा, ये बहुत छोटे मोटे कोई भी पार्टिकल होंगे ना, उससे ये टकरा जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। सही है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा जिसकी वेव ग्रेटर होती है वो क्या करते हैं कि वो पार्टिकल के ऊपर से चले जाते हैं। जैसे मैं इसकी एक एग्जाम्पल और दूंगा कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो ग्रेटर वेवलेंथ की होती है, उसके सामने एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर से चला जाएगा। सही है। लेकिन समुद्र के सामने एक पहाड़ हो तो वो उससे टकराता है और आप देखते हैं उसकी लहरें वापस जो है वो स्कैटर्ड हो रहे होते हैं। सही है स्टूडेंट। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्मॉल वेवलेंथ है, सही है, वो आसानी से किसी छोटे पार्टिकल से भी स्कैटर्ड हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रेटर वेवलेंथ है उसको सैचुरेट करने के लिए कोई ग्रेटर बॉडी होना चाहिए, उसके साइज की, उसकी वेवलेंथ की साइज की बॉडी होनी चाहिए जिससे वो स्कैटर्ड होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि देखें, रेड लाइट स्कैटर्ड नहीं होता, यही वजह है कि सिग्नल में हम रेड कलर को लगाते हैं। अब मैं स्कैटर्ड ऑफ लाइट की और एग्जांपल देता हूं। सर्दियों में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी जगह पे रोड पे खड़े हुए तो आपको आगे नहीं दिख रहा होता है, क्यों? लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नमी की वजह से जो आपके पास स्कैटर्ड ऑफ लाइट हो रहा होता है, मैं आगे नहीं दिखता। आप सर्दियों में सुबह 7 बजे के टाइम देखें रोड में, आपको इधर आप खड़े हुए थोड़ा सा आगे कौन है वो नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि लाइट स्कैटर्ड होते हैं जिसकी वजह से हमें नहीं दिख रहा होता है। तो सिग्नल में रेड कलर लगाने की वजह यही होती है कि अगर लाइट स्कैटर्ड भी हो तो फिर भी वो दूर से दिखे, क्योंकि हमें रेड पर रुकना है स्टूडेंट। तो मैं ये बताना चाहूंगा रेड जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है वो स्कैटर्ड आसानी से नहीं होते। अब एक पॉइंट बताना चाहूंगा, सन के पास ऑल द 7 कलर होते हैं,
सही है। लेकिन इसमें एक डोमिनेंट कलर दो होते हैं, एक ब्लू कलर उस पर वाज़ेह तौर पर दिख रहा होता है और एक रेड कलर होता है। जो ब्लू लाइट होते हैं, ब्लू लाइट जो होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन सारे पार्टिकल से भी आसानी से टकरा जाते हैं। तो ये स्कैटर्ड होकर क्या होता है, आसमान की तरफ जा रहे होते हैं, स्कैटर्ड होके स्काई की तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि आसमान हमें ब्लू कलर का दिख रहा होता है। तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो रही होती है, इसलिए हमें आसमान जो होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। उसकी रीजन ये है कि ब्लू लाइट स्कैटर्ड होता है, जिसकी वजह से हमें जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिख रहा होता है स्कैटर्ड होने के। क्वांटम ने स्कैटर्ड ऑफ लाइट के हवाले से बताया, सही है। तो आप याद रखिएगा, जिस कलर की, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, रेड से ऑरेंज की, रेड लाइट से ऑरेंज लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ऑरेंज से येलो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है। येलो से ग्रीन ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ग्रीन से ब्लू ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ब्लू से इंडिगो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, इंडिगो से वायलेट ज्यादा स्कैटर्ड होगा। तो ये आपके पास इस तरीके से स्कैटर्ड अगर मैक्सिमम ऊपर हो रहा है, नीचे की तरफ आए तो स्कैटर्ड कम हो रहे हैं। तो लाइट इस तरीके से स्कैटर्ड होता है। सही है। देखें, अब बाल बच्चे कह रहे हैं सर ब्लू से ज्यादा इंडिगो और वायलेट होता है, तो आसमान वायलेट दिखना चाहिए। सही है, वायलेट दिखना चाहिए। मैं स्टूडेंट ये कहना चाहूंगा, जो कलर ज्यादा होगा वाजे तौर पर, कहीं जैसे ये एक सोर्स है, इससे एक कलर बहुत वाजे तौर पर निकल रहा है। अब अगर सुबह के टाइम आप सन की तरफ देखें तो रेड लाइट आपको आपकी तरफ आते हुए दिख रहा होगा, ब्लू वापस जाते हुए दिखता है, वाजे तौर पर दिखता है। आप सुबह सुबह आप सन जब निकल रहा हो उसके सामने खड़े होकर देखें, आपको खुद ये रीजन दिख रहा होता है। बहरहाल स्टूडेंट, सिर्फ हमें ये बातें याद रखनी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, वो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि इनके डिफरेंट कलर में मैं स्कैटर्ड पूछूंगा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होंगे। इस बात को हमें याद रखना है। देखें बच्चों, देखें ये स्टूडेंट फोटोन है। क्वांटम इफेक्ट में जो फोटोन यूज करते हैं वो एक्स रेज फोटोन होता है। सही है। एक्स रेज फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिजिक्स में सेम ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन, सेम ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन रेस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब आप कहेंगे सर रेस्ट इलेक्ट्रॉन से क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव कर रहा है। तो सेम ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन रेस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और जब वो एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट की तरफ जा रहा होता है तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। आपकी बुक में डिफरेंट पॉइंट पे लिखा होगा रेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद होगा कि सेम ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सरेज फोटॉन और ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहां मूव कर जाता है और इसी तरीके से फोटॉन, ये लाइट यहां पे ये स्कैटर्ड हो जाता है। ये लाइट इससे टकराकर स्कैटर्ड हुआ। इसका एंगल थीटा होता है और इसका एंगल फाई बन जाता है। जब भी लाइट, फोटॉन मतलब लाइट स्कैटर्ड होते हैं तो उस कंडीशन में इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, मतलब कंजर्व होती है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होते हैं। और नंबर टू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होते हैं।
मैं स्टूडेंट्स ये बताना चाह रहा हूं कि देखें जब भी लाइट स्कैटर्ड होते हैं, क्वांटम ने कहा, तो उस कंडीशन में एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एनर्जी कांस्टेंट होते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। क्वांटम ने फोटोन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान से लाइट मतलब फोटोन लाइट और इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकराता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ये स्कैटर्ड हुआ। तो इसने कहा कि जब भी ये लाइट स्कैटर्ड होगा तो उस कंडीशन में एनर्जी कांस्टेंट होते हैं और इसी तरीके से मोमेंटम भी कंजर्व होता है। जब भी लाइट स्कैटर्ड होंगे तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एनर्जी कांस्टेंट होगा और मोमेंटम भी आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये जो लाइट स्कैटर्ड हो रहा है तो जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगा। वो शिफ्टेड वेवलेंथ या स्कैटर्ड वेवलेंथ फोटोन की अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इससे कैलकुलेट करने का क्वांटम ने फॉर्मूला बनाया, डेल्टा लैम्डा बराबर होता है h अपॉन mc 1 माइनस कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला आपके पास बन गया, सही है। डेल्टा लैम्डा h अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस इक्वेशन में प्लांक्स कांस्टेंट भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, 6.63 10 की पावर -34 और मास की वैल्यू 9.1 10 की पावर -31 और सी 3 10 की पावर 8। तो ये आपके पास 2.42 10 की पावर -12 के बराबर होता है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को हम यू लिख सकते हैं, 2.42 10 की पावर -12 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी लाइट स्कैटर्ड होंगी तो उसकी स्कैटर्ड वेवलेंथ को निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा, क्योंकि प्लांक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट ये तो फिक्स होता है। हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा बेटा, मतलब इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी? सिर्फ बताएं क्या चीज की जरूरत होगी? एंगल की जरूरत होगी। वेरी गुड, सही है स्टूडेंट। स्कैटर्ड का मतलब लाइट का किसी चीज से मुड़कर टकराकर मुड़ जाना, सही है। तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लाइट का रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्ट तो नहीं कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट बिल्कुल किसी चीज से, मतलब कोई लाइट आया कि प्लेन मिरर है उससे होगा। लाइट मिरर के से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे भी स्टूडेंट डिफरेंट पार्टिकल से टकराकर लाइट जो स्कैटर्ड होते हैं, मुड़ जाते हैं, उसको हम स्कैटर्ड ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ गया। फिर से मैं एक दफा इसको रिपीट करता हूं। मैंने ये कहा कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होंगे। मतलब स्मॉल वेवलेंथ की लाइट जो होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं और जो ग्रेटर वेवलेंथ की लाइट होती है वो कम स्कैटर्ड होते हैं। ये बात मैंने यहां पे बताया था। फिर मैंने कहा सेम ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन रेस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता हुआ इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन कहला रहा होता है। इसी तरीके से बच्चों मैंने कहा कि देखें ये सन से ऑल द 7 कलर होते हैं, लेकिन इसमें 2 कलर वाज़ेह तौर पर दिखता है, रेड और ब्लू। तो रेड वाले तो स्कैटर्ड नहीं होंगे क्योंकि हाई वेवलेंथ है, सही है। जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड होते हैं और आसमान की तरफ जाते हैं, तो स्काई इसलिए हमें ब्लू रीजन दिख रहा होता है। फिर मैंने स्टूडेंट क्वांटम की जो एक्सपेरिमेंट थी उसमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक्सरेज फोटोन और ये दोनों आपस में स्कैटर्ड होता है, तो ये थीटा एंगल बनाता है और ये फाई एंगल बना के स्कैटर्ड हो जाता है। तो जब भी लाइट स्कैटर्ड होते हैं तो उसमें एनर्जी कंजर्व होता है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। और जब ये लाइट स्कैटर्ड होगा तो इसकी जो वेवलेंथ चेंज होगी, शिफ्ट होगी या चेंज होगी, मतलब दूसरी तरफ चले जाएगी, एक दूसरी वैल्यू की तरफ जाएगी, वो स्कैटर्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला इसने ड्राइव किया था। इसमें ये तमाम वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको ये कहा कि ये देखें इन तमाम कांस्टेंट को आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसके मदद से हम आसानी से अपने न्यूमेरिकल को बनाएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर एंगल हमारा 0 डिग्री है, एंगल अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या होगा जी बच्चों? cos 0 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। बताएं, cos 0 1 के बराबर होते हैं। जल्दी बताएं स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या होंगी? सही है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। देखो, तो हमारा स्कैटर्ड वेवलेंथ इस कंडीशन में 0 आ जाएगा। ये आपने रखा 2.42 10 की पावर -12 1, और यहाँ पे भी रखा 1, तो 1 - 1 कितना आएगा बेटा? cos 0 1 आ रहा है ना स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। 1 - 1 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। तो 0 डिग्री पे लाइट की स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या होंगी? 0 होंगी। अब मैं एक बुक में एक्सरसाइज का सवाल है, मैं पेज नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा बुक में। पेज नंबर 271 पे 17.19 सवाल है हमारा। इसमें एंगल बताया जा रहा है बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और स्कैटर्ड वेवलेंथ बता दें 90 डिग्री पे स्कैटर्ड वेवलेंथ बता दें। cos 90 कितना होता है बेटा? तो 0 आप बताएंगे, बताइएगा। ये 17.19 में स्कैटर्ड वेवलेंथ निकालना है, एंगल 90 डिग्री है। अब आपको गिवन में एंगल ही चाहिए होगा सिर्फ। जल्दी बच्चों। सही है, वेरी गुड। सही है बच्चों, आप सब सही बता रहे हैं। तो आपने देखा कि एंगल, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम इस फॉर्मूले से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं बच्चों, तो देखो स्कैटर्ड वेवलेंथ 2.42 10 की पावर -12 1 - cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा की वैल्यू 90 है, और cos 90 जो है वो ये 90 है, cos 90 0 हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू यूं -12 और ये 1 - 0, तो ये आंसर आ गया 2.42 10 की पावर -12 मीटर। ये आ गया आंसर। अच्छा, इसी तरीके से बुक में एक सवाल और है पेज नंबर स्टूडेंट 270 पे, पेज नंबर 270 पे 17.14 क्वेश्चन है। इसमें एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, और कह रहे हैं शिफ्टेड वेवलेंथ मतलब स्कैटर्ड वेवलेंथ या शिफ्टेड वेवलेंथ क्या कह रहे हैं कैलकुलेट कर दो। एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, और हमें स्कैटर्ड वेवलेंथ मालूम करनी है। कौन बताएगा? cos 45 क्या होता है? 0.707 होते हैं, मतलब हम 0.7 ले लें सिर्फ। जल्दी बच्चों बताएं इस पे 45 पे। क्या लिखा भाई? टेंड वाली क्या? पता नहीं। 254, आप क्या कह रहे हैं बेटा? मैं समझ नहीं सका। 2425 मैं नहीं समझ सक रहा बेटा। माइक ऑन कर दें इनका। सर वो जो आपने स्केटरिंग में एग्जांपल बताई थी ना कि ठंड वाली, वो मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। स्कैटर्ड में? अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा सर्दियों में। सही है, सर्दियों में क्या होता है कि जो शबनम वगैरह गिर रहे होते हैं, सही है, तो उसकी वजह से फ्यूम्स एक फैला हुआ होता है। तो आप बाहर अगर देखिएगा रोडों में, तो आगे आपको नहीं दिख रहा होता है। कभी ऐसा नोट किया? जी जी। तो वो क्या होते हैं? लाइट स्कैटर्ड होता है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल आए हुए होते हैं, वो सारे जो फ्यूम्स आपके पास होता है वो सारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल होते हैं। उसके पीछे जो लाइट होता है वो हम तक नहीं पहुंच सक रहा होता है। सही है, ये सर तो सन जी बोले। जो रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइक बाउंस बैक जो कर रही है लाइट, ये उसकी वजह से हो रहा है। ये मुझे समझ, ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कि आपने बताया ऊपर ब्लू कलर आ जाता है स्काई पे, आप ये एक चीज क्या? देखो मेरे बच्चे, एक चीज देखो, ये एक वेव है, वो छोटी वेवलेंथ है यूं, एक छोटा सा पार्टिकल है, तो ये इससे टकरा जाएगा ना, जी वापस हो जाएगा। जी। लेकिन एक ग्रेटर वेवलेंथ है, एक छोटा सा पार्टिकल एक ग्रेटर वेवलेंथ आ रहा है यूं, तो वो उसके ऊपर से चला जाएगा। अगर एक ग्रेटर वेवलेंथ है तो उसके ऊपर से भी क्रॉस करके जहां पे है पार्टिकल वहां से कुछ टकरा रहा होगा, और कुछ दूसरे पार्ट से निकल रहे होंगे लाइट, तो ये इस तरीके से सही फ्लो होता जाएगा।
सर ये जो आपने नीचे कॉम्पटन की बनाई है इसके अंदर देखें आपने वेवलेंथ छोटी, फ्रीक्वेंसी छोटी दिखाई है आपने, लेकिन ना फिर भी देखें पार्टिकल से तो इंसाइड कर रहा है। कहाँ पे कह रहे हैं आप? ये जो आपने डायग्राम बनाई है, अभी जो बना रहा था? नहीं ये जो ब्लैक कलर की जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन वाली जो थी, जी जी बोले। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी छोटी है ना, बुक में भी छोटी बनी हुई है लेकिन ये तो करी है। ये तो बेटा समझाने के लिए बताया है, वो लाइट अच्छा, मैंने तो ये बता दिया था ना शुरू में, ये तो ऐसे ही पढ़ाने के लिए बना हुआ है सही है मैं। सही है। सही है, ये तो थैंक पढ़ाने यू। के लिए बनाया हुआ है। जी जी। अच्छा अब हम ये 45 पे बेटा आप लोगों ने आंसर बता दिया है, वेरी गुड। आगे हम फर्दर देखते हैं। ये देखिएगा, डेल्टा लैम्डा 2.42 10 की पावर -12 1 -0.7। बच्चों मुझे ये बताओ कि 1 -0.7 कितना बचेगा? अगर मैं 1 में से 0.7 माइनस करूं तो 0.3 बचेगा। जी सही लिख रहा हूं बेटा, 0.3, वेरी गुड। अच्छा इस 0.3 को मैं 3 10 की पावर -1 लिख सकता हूं। इस चीज को तो देखो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, मैं इसकी जगह पे ये लिख रहा हूं, पर वो जो मैंने माइनस किया वहां पे देखो ये लिखा 2.42, सही है, 10 की पावर -12, और ये मैंने लिखा 3 10 की पावर -1। अब देखो यहां पे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा भाई, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7.226, 10 की पावर -12 और -1 -13 मीटर। सही है, ये कंडीशन आपके पास हो गया, 7.26 10 की पावर -13 मीटर। सही है, देखो बुक में भी यही आंसर होगा। सही है बच्चों, हो गया ये क्लियर? एक और सवाल करते हैं, 180 डिग्री पे क्या होगा? डन है स्टूडेंट यहां तक? सही है बच्चों, लास्ट वाली कैलकुलेशन, चलो लास्ट वाली कैलकुलेशन इधर करता हूं मैं, यहां कर रहा हूं फिर से, देखो ये देखो, ये आपके पास 2.42 10 की पावर -12 है, और 1 है मेरे बच्चे। 1 में से 0.7 माइनस करो तो 0.3 बचेगा ना। 0.3 को हम यू लिख सकते हैं 10 की पावर बनाकर, 3 10 की पावर -1। तो अब आप देख लो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 का 2 1 आपके पास है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना होगा, 7, तो 7.26, ये 10 की पावर देख लो -13 हो जाएगा। ये आपके पास स्कैटर्ड वेवलेंथ आ गया। सही, अब हो गया क्लियर ये? अब 180 डिग्री पे बताइएगा। -1 होता है, अब 180 डिग्री पे बताएं। 180 डिग्री पे थीटा अगर 180 हो तो स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या होगा, 180 पे बताओ। देखो बेटा ये 180 डिग्री पे बताओ, cos 180 क्या होता है, -1 होता है। बताओ क्या होगा स्कैटर्ड वेवलेंथ, 2.42 10 टू द पावर -12, 1 माइनस का 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा 2.42। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा ये होगा। 180 डिग्री पे स्कैटर्ड लाइट ये होंगी स्टूडेंट। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी जी, हो गया क्लियर ये?
अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगा, फिर उसके बाद हम अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं इसके हवाले से, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो, आप सब मुझे बताइएगा कि ये स्ट्रैंड इलेक्ट्रॉन है, सही है, और यहां से ये एक लाइट आया स्टूडेंट, ये लाइट क्यों आया? इससे टकराया ही नहीं, वो इसके साथ यूं निकल गया। इलेक्ट्रॉन को ही साथ लेकर फर्ज कर लें, फर्ज कर लेंगे नहीं टकराया, ये यहां पे गया। ये पॉइंट ए है। एक सेकंड लाइट आया स्टूडेंट, सेकंड लाइट यहां से यूं गया और ये इससे स्कैटर्ड हुआ, कुछ स्कैटर्ड होकर पॉइंट बी पे आया। फिर एक और लाइट आई स्टूडेंट यूं, इसके साथ टकराकर यूं बिल्कुल मुड़ गए, सी, सही है। फिर एक लाइट और आया स्टूडेंट, वो उसके साथ टकराया और बिल्कुल वापस मुड़कर यूं आ गया। बताओ, ये पॉइंट डी है। आप इन तीनों लाइट में ए बी सी डी में सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन हुआ? सबसे ज्यादा स्कैटर्ड किस एंगल पे हुआ, कौन हो गया? जी, सही है, वेरी गुड। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हुआ डी, वेरी गुड। आप सबने बताया कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कैटर्ड कौन से एंगल पे हुआ? ये डी, मतलब थीटा जब 180 होता है। भाई देखें, कोई चीज का मुड़ना, सबसे ज्यादा मुड़ना क्या होगा? मैं यूं जा रहा हूं, बिल्कुल मुड़कर वापस चला जाऊं, सबसे ज्यादा मुड़ना यही होता है। सबसे ज्यादा लाइट का स्कैटर्ड टकराया बिल्कुल यूं, जैसे एक लाइट आई, टकराया, टकराया ही नहीं, वो सीधा ही चला गया, स्कैटर्ड नहीं हुआ। एक लाइट आगे कुछ 45 डिग्री पे बढ़ा, एक 90 पे बढ़ा और एक स्टूडेंट 180 पे बढ़ा, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड लाइट कब होते हैं? जब एंगल, और सबसे कम स्कैटर्ड कब होते हैं? मिनिमम स्कैटर्ड 0 डिग्री। तो कभी भी एमसीक्यूज में सवाल बने कि मैक्सिमम स्कैटर्ड कौन से एंगल पे होते हैं, क्वांटम लाइट, तो आप कहिएगा 180 डिग्री पे, और सबसे कम स्कैटर्ड किस पे होते हैं, तो आप कहिएगा 0 डिग्री पे। मैक्सिमम स्कैटर्ड किस पे होते हैं? एंगल, तो क्या बताइएगा बच्चों? मैक्सिमम स्कैटर्ड की एंगल क्या होंगी? 180। और मिनिमम स्कैटर्ड का एंगल क्या होगा? मिनिमम स्कैटर्ड 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आप देखो वेवलेंथ 0 हो गया, 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा आ रहा है डबल। अब कोई कहेगा नहीं सर इसके मुकाबले में ये वैल्यू वैल्यू बढ़ी है, तो नहीं बढ़ी है। क्यों, कैसे नहीं बढ़ी है? देखो, ये 10 की पावर -13 है, ये 10 की पावर -12 है, तो 10 की पावर -12 ग्रेटर है 10 की पावर -13 से। अगर आप वैल्यूज में भी देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई हो गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, डबल हो गया बिल्कुल, सही है। तो देखो, सबसे ग्रेटर वैल्यू जो है वो 180 डिग्री पे आता है, इसलिए मैक्सिमम 180 डिग्री पे होता है। बस स्टूडेंट, ये टॉपिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे। हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, सही है बच्चों? डन है? सर थोड़ा सा हटाइएगा, मैसेज दिखाएं। जी बेटा, मैं चैप्टर 14 का आंसर की अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन टाइम दे दें, इंशाल्लाह वो करवा दूंगा स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलें। सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 180 वाले से पहले करवाया था, 45 वाला, सर उसमें हाँ, अगर हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट ना करें, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो मुश्किल है काम हमारे होगा। पास एक्सपोनेंट -12 आएगा। -12 आएगा, फिर उसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा? 12 नहीं आएगा ना बेटा, अच्छा, कैसे आएगा मेरे बच्चे? फिर भी नहीं आएगा 12, तो फिर भी नहीं आएगा। काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, बनेगा तो वही, बस वर्किंग टफ है। अगर आप समझते हैं कि आप इस चीज को मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर सकती हैं आप, तो कर लें। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यूं ही करेंगे। 3 2 क्या होगा 7.26 आएगा। बेटा? ये देखो, 3 2 कितना होगा? 6 3 2 6, 6 फिर 3 4 तो 12 3 6 और 7 यही आया। 7 लेकिन अब जी। पॉइंट क्योंकि इधर बाद है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा और 10 की पावर -12 ही होगा। अब पॉइंट को इधर ले जाओगे, मैं समझता हूँ मुश्किल काम है, तो मैं आपको वो रास्ते हमेशा दिखाता हूँ जो आसान हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, देखें, ये हो गया स्टूडेंट, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक है द अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। हेडिंग बनाएगा द अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। सही है। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया गया कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। बेसिकली स्टूडेंट, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ रहा होगा। भाई वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर से देखें तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो होगा क्या कि देखें ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी बढ़ाएं, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा, हायर स्टेज पे जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो उसका मोमेंटम भी बढ़ रहा होता है और साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी इंक्रीज होता है। तो इन दोनों के बारे में हम कहते हैं कि ये अनसर्टेन होता है। हेजनबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया कि डिस्टेंस और मोमेंटम एक दूसरे के अनसर्टिनिटी होते हैं, गैर यकीनी होते हैं। या तो आप डिस्टेंस कंप्लीटली कैलकुलेट कर लो तो मोमेंटम आप नहीं डिटरमाइन कर पाओगे, या मोमेंटम डिटरमाइन करोगे तो डिस्टेंस, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे बढ़ रहे हैं, सेम टाइम पे एक साथ दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। या तो टोटल आप फोकस कर ले डिस्टेंस के ऊपर तो फिर मोमेंटम रह जाता है, जब मोमेंटम पे फोकस करते हैं तो डिस्टेंस रह जाता है। तो इस दोनों को हम अनसर्टिनिटी कहते हैं। तो इस तरीके से इस रिलेशन को हेजनबर्ग ने यूं लिखा कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स जो होते हैं तकरीबन बराबर होते हैं। यूं अनसर्टीन का निशान लगाते हैं, अनसर्टिनिटी, सही है, एच कट के बराबर होते हैं। और सबको पता है कि एच कट क्या होता है, एच कट एच अपॉन 2 पाई होते हैं। एच कट की वैल्यू 1.05 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है। तो ये हमारे पास एच कट की वैल्यू होती है। तो याद रखिएगा मोमेंटम और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, अनसर्टिनिटी होते हैं। इसी से एक फॉर्मूला में एनर्जी का बनाते हैं, डेल्टा ई डेल्टा टी भी एच कट के बराबर होते हैं। ये टॉपिक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सही। अनसर्टिनिटी, हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। और इस अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में हम ये पढ़ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है वो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएगा वैसे वैसे दूर जाता जाएगा, साथ साथ सेम टाइम में मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहे हैं और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, गैर यकीनी होते हैं। ये दोनों एक साथ ही आपस में क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर एनर्जी आपको निकालनी हो जूल में तो आप इसको यूं लिख सकते हैं। अगर कभी हमें एनर्जी जूल में निकालनी हो तो इसको हम एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और एच कट का फॉर्मूला होता है 1.05 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई टाइम। इससे एनर्जी जूल में आ जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको डिवाइड कर लें आप, इसको डिवाइड करें 1.6 10 की पावर -19 से, तो इसकी वैल्यू होती है 0.65 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय टाइम। अभी भी एनर्जी किस में आएगा, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको जूल में निकालना है तो ये पहला फॉर्मूला, एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये दूसरा फॉर्मूला। आप देखिएगा आपकी बुक में पेज नंबर 267 के ऊपर एक एग्जाम्पल है, 17.14 है। इसमें टाइम दिया हुआ है 10 टू दी पावर -8 सेकेंड और कह रहे हैं अनसर्टिनिटी एनर्जी बता दें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया हुआ है। वैसे तो ऑप्शन से पता चलेगा, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ये फॉर्मूले से बताओ क्या आंसर आएगा। अगर जूल में निकालना हो उससे बताएंगे, ये ऑप्शन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है या जूल में निकालना है। जल्दी इसका आंसर बताएं। फिर से स्टूडेंट मैं इसको एक दफा रिपीट करूंगा, पहले आप इसका आंसर बताएं।
यहां से 0.65 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -8, डेल्टा ई सही है 0.65 10 की पावर ऊपर ले जाए तो ये -7 हो जाएगा। 0.65 10 की पावर -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट आंसर होंगे। फिर से मैं एक दफा बताता हूं, देखिए अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है, जितनी वेलोसिटी बढ़ाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगा, वो हायर स्टेट पे आएगा। वेलोसिटी बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ेंगी, हायर स्टेट हायर स्टेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है और मोमेंटम है ये अनसर्टेन होते हैं, मतलब ये दोनों सेम टाइम पे बढ़ते हैं, बैक वक्त बढ़ रहा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये अनसर्टेन होते हैं। या तो आप डिस्टेंस पे पूरा फोकस कर लें तो मोमेंटम रह जाएगा, और मोमेंटम पे फोकस करेंगे तो डिस्टेंस रह जाता है, तो इन दोनों को हम अनसर्टेन कहते हैं। डेल्टा पी डेल्टा एक्स जो है वो एच कट के बराबर होते हैं, और इसी तरीके से एक फॉर्मूला आपने बुक में पढ़ा होगा, ड्राइव किया होगा, डेल्टा ई डेल्टा टी एच कट के बराबर होते हैं। एच कट h/2 के बराबर है, एच कट की वैल्यू ये होती है। मैंने कहा अगर एनर्जी जूल में निकालनी है तो ये एच कट की वैल्यू रख लिया, इसी एच कट की वैल्यू को 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो आप यूं याद रखें। तो जैसे कि ये सवाल था 17.14, इसमें टाइम 10 टू द पावर -8 सेकंड दिया हुआ है, एनर्जी आपको निकालनी है सही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ये तो ऑप्शन बताएगा, अगर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ तो इससे बनाएगा, ऑप्शन अगर जूल में दिया हुआ तो इससे बना लें। एक और एग्जांपल है जो बुक में बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, मैं इसको आसान करता हूं। देखें पेज नंबर 266 पे 17 पॉइंट एग्जाम्पल है 17.13। बेटा आप बुक आप थोड़ा सा अपने पास रख लें और मैं सवाल स्टूडेंट बता रहा हूं और आप देखें उसमें से मैच करें क्या ऐसा है। तो देखो स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल में कह रहे हैं कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी पोजीशन, हमें डेल्टा एक्स निकालना है। इस सवाल में आपने डेल्टा एक्स निकालना है, तो भाई डेल्टा एक्स निकालने का फॉर्मूला होगा एच कट अपॉन डेल्टा पी, ये फॉर्मूला है। यहां से अगर आप निकाले तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप सबको पता है कि एच कट की वैल्यू 1.05 10 की पावर -34 होते हैं, आपके पास डेल्टा पी नहीं है। तो इस सवाल में मास की वैल्यू दिया जा रहा है 5 10 की पावर -3 किलोग्राम और वेलोसिटी बता रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल में देख लें आपके पास क्या दिया, मास 5 किलोग्राम, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम मोमेंटम बना सकते हैं, मोमेंटम किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, तो मास की वैल्यू 5 10 की पावर -3 और इंटू 2 क्या हो जाएगा 5 टू द स्टूडेंट ये आपके पास 10 और ये 10 की पावर -3 हो जाएंगे, 10 टू द पावर -3। तो बच्चों आप ये बताओ ये 10 और 10 की पावर -3 ये दोनों अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो +1 है ना, तो ये सॉल्व होंगे तो 10 की पावर कितने हो जाएंगे -2। अब आप बुक में एक लाइन पढ़िएगा, बुक में लिखा हुआ है मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड टू एक्यूरेसी, ये बुक की लाइन है, टू एक्यूरेसी ऑफ वन पार्ट ऑफ 1000, इसको 1000वें हिस्से में डिवाइड कर दे तो ये एक्यूरेट होगा, सही होगा। बुक की लाइन पढ़े देखे, बुक में लिखा होगा, लास्ट लाइन में पढ़ेगा मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड टू एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट ऑफ 1000, मतलब इसको 1000 के एक हिस्से से डिवाइड कर लें, 1000 से डिवाइड कर लें। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोमेंटम कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -15, क्योंकि 1000 10 की पावर क्या होता है 10 की पावर +3 होता है, ये ऊपर जाके क्या होगा -3। अब ये मोमेंटम यहां रखेंगे हम, मैं इसको रिपीट करूंगा, टेंशन नहीं लें। बुक से मैंने बहुत ही आसान बताया, बुक को अगर पढ़ोगे तो वो अजीब सा बिल्कुल कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं उसको और इजी किया हुआ बेटा, आपको ये बातें जरूर समझ में आएंगी। थोड़ा सा सवाल पढ़िएगा, मैं इसको सॉल्व कर लूं, उसके बाद मैं फिर एक दफा रिपीट करूंगा। ये देखो ऊपर जा रहा है -5, ऊपर जाके क्या होगा +1.05 10 की पावर कितना हो जाएगा -29 मीटर, ये आंसर दिया हुआ है भाई। ये देखो -5 ऊपर जाके क्या होगा प्लस का होगा, सही है, प्लस का 5
और माइनस का 34। अब आपने सवाल पढ़ना है, आंसर यही आएगा। बुक के सॉल्यूशन से मेरा सॉल्यूशन मैच नहीं होगा स्टूडेंट, सही है। उसमें डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी करके ले रहे हैं, वो सब कहानी छोड़ दें। आपसे प्रोसेस इसका सवाल पढ़ लें एक दफा, मैं इसको रिपीट करूंगा। आपका काम है सवाल पढ़ लेना, मैं रिपीट करता हूं, इंशाल्लाह बातें क्लियर होगी। बेटा 1000 से डिवाइड क्यों किया, सवाल पढ़ लो ना बेटा। बच्चों में मेरा बच्चा सवाल पढ़ने बोला ना बेटा, 25 26, मैंने बोला सवाल एक दफा पढ़ लो। आपसे बुक है आपके पास, सवाल पढ़ लो बेटा एक दफा, फिर मैं आपको बताऊंगा 1000 से डिवाइड क्यों किया। बेटा थोड़ा सा मैसेज नहीं कीजिएगा, सवाल एक दफा पढ़ लो मेरे बच्चा, मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, मैं सब रिपीट कर दूंगा, ये सारी बातें मैं शुरू से बताऊंगा। आप सिर्फ सवाल एक दफा पढ़ो, और अगर सवाल पढ़ लो तो मुझे डन करो, फिर मैं इसको बताऊंगा कि सवाल में कहां पे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। पढ़ लिया? अच्छा देखो, क्वेश्चन में 17.13 में कह रहे हैं डेल्टा एक्स निकालें, कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी पोजीशन हमें निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो हमें पता है डेल्टा एक्स का फॉर्मूला ही है। हमें समझ में आया कि हमारे पास मोमेंटम नहीं है, तो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5×10⁻³ और वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम आ गया। 5 2 10, 10 और 10⁻³ 10⁻² हो जाएगा। सवाल में लिखा हुआ है momentum can be determined to accuracy of 1 part of 1000। इस मोमेंटम को एक्यूरेट करने के लिए 1000 का एक हिस्सा ले लें, मतलब 1000 से डिवाइड कर लें। सवाल में देखो पढ़ो लिखा हुआ है मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड टू एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट ऑफ 1000 का एक हिस्सा लेना, मतलब 1000 से हमने इसलिए डिवाइड किया, सवाल में लिखा हुआ था। तो 1000 10⁻³ होता है, ऊपर जाके -3 होगा, -3 -2 10⁻⁵, इसको लाकर यहां रखा, ये -5 ऊपर जाएगा, प्लस का 5 होगा, तो ये वैल्यू आएगी। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सवाल पढ़ने, सवाल में लिखा हुआ था 1000 से डिवाइड करके। बेटा पेज नंबर 266 पे सवाल क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं बेटा, ये मोमेंटम, इसमें बालों का मोमेंटम गिवन देंगे, इसमें मोमेंटम हम मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से निकालते हैं। ये जो 1000 से डिवाइड किया ना, सवाल में लिखा हुआ, मेरा बच्चा सवाल में लिखा हुआ है, हर दफा 1000 से नहीं डिवाइड, सवाल में नहीं लिखा होगा नहीं करेंगे भाई, सवाल में लिखा हुआ है मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड टू एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट ऑफ 1000। जो मोमेंटम आ रहा है उसको सही करने के लिए 1000 में डिवाइड कर दें, सवाल में लिखा हुआ है बच्चों, सवाल में लिखा हुआ है। फिर से मैं एक दफा बता रहा हूं, यहां से द अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए स्टूडेंट, मोमेंटम और डिस्टेंस सेम टाइम में बढ़ रहा होता है, इसको हम अनसर्टेन कहते हैं। ये फॉर्मूला बताया गया, डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच कट के बराबर है। एच कट की वैल्यू ये है 1.05 10⁻34। ऐसी अनसर्टिनिटी एनर्जी की इक्वेशन डेल्टा ई डेल्टा टी मतलब टाइम एच कट के बराबर है। तो मैंने कहा अगर एनर्जी जूल में निकालनी हो तो एच कट की वैल्यू रख लें, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻19 से, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻19 जूल होते हैं। तो ये कन्वर्जन करके ये वाला आ गया। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसमें पूछा गया कि टाइम 10⁸ सेकंड है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। मैंने इसको सॉल्व किया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। फिर इस सवाल में हमें डेल्टा एक्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला है, एच कट हमें डेल्टा पी चाहिए, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, प्रोडक्ट ले लिया, मोमेंटम ये आ गया, यहीं तक काम करना था। लेकिन सवाल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट। अगर ये बात सवाल में नहीं लिखा होता तो मैं 1000 से डिवाइड नहीं करता, बस यहीं तक मोमेंटम लेता। सही है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होंगी बच्चों। जी बेटा, जब ये लिखा होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वरना बस जैसे मोमेंटम निकालते थे वैसे निकालते रहो। अगर क्वेश्चन में 2000 लिखा होता है, एक्यूरेसी करने के लिए 2000 से डिवाइड कर लेते हैं। सही है, जो नंबर लिखा होगा उसी नंबर से डिवाइड करेंगे।
नहीं बेटा, आप कह रहे हैं 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा है। कैसे ज्यादा है बेटा? 180 पे सबसे ज्यादा है। मेरा बच्चा कैसे भाई, कैसे देखते हो आप लोग, किस एंगल से वैल्यू को देख रहे हो? तो ये देखो 45 डिग्री पे ये आया है 7.26 10 की पावर -13 मीटर, और 180 डिग्री पे क्या है लैम्डा है 4.24 10 की पावर -12। तो 10 की पावर -13 और 12 में कौन बड़ा है भाई? इसको छोड़ दो, इसके मुकाबले में तो ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन 10 की पावर -12 और -13 में कौन बड़ा है भाई? आप खुद बता दो कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे 12 बड़ा है। समझ गए अब? सही है, 2 to 5। ओके, हो गया क्लियर इनका? क्या करें, माइक अनम्यूट कर दें? माइक में कोई नहीं। किसका? ये क्या कह रहे? तो फिर मेरा माइक अनम्यूट कर दे। हाँ बात करवाएं, बात करें। ये कर रहे, ये आ गया ना। जी बेटा बोलें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोले? सर मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन हाँ, हो रही है बोले। सर। बुक में क्वेश्चन नंबर 17.18 है सर, वो सॉल्व हो रहा है एच की वैल्यू से, नॉट एच कट की वैल्यू से सर वो। और सर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी जो पढ़ा है। एक मिनट, बुक का ये बुक के एग्जाम्पल नहीं है, नहीं सर, ये नहीं बुक ये प्रॉब्लम है, ये बुक का प्रॉब्लम है ना। उसको वो एच लेकर टीचर सॉल्व करते हैं। एक सवाल Yes, सिर्फ sir. है जिसको टीचर हाँ। एच लेकर solve करते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे दुनिया भर की किताबें देखी, सब में एच कट होता है। नहीं और सर, आपकी सर हमारी जो फर्स्ट ईयर की है ना केमिस्ट्री की बुक सर, उसमें भी एच ही है। लेकिन आप देखिएगा फिजिक्स, आपकी अभी मैंने फिजिक्स के जितने सवाल सॉल्व किए, आप एग्जाम्पल देख रहे हो, उसमें किससे सॉल्व हुआ है? एच कट से। लेकिन सर जी थोड़ी सी मैं आपको कंफ्यूजन बताऊं, केमिस्ट्री वाले बेटा, मैं केमिस्ट्री की बुक मैंने भी देखी, केमिस्ट्री वाले इस चीज को यूं लिखते हैं, डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच अपॉन 2 पाई लिखते हैं। नहीं सर, एच है सर, एच ही है यहाँ ओनली पर। एच लेते हैं केमिस्ट्री सर की बुक सर में। मेरे बहरहाल, सामने लेकिन सर मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, मैं एक बात अगर बेटा मैं आप आपको बता दूं कि फिजिक्स में एच कट से सारे सवाल सॉल्व हैं। एच से कहीं पे भी फिजिक्स में मैंने नहीं देखा आज और तक। सर और आपके बुक की एग्जाम्पल है जी। तो ये 17.18 है, फिर सर इसका क्या है नहीं, सर? वो भी उसके बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। एच से सॉल्व होता है वो भी, एच कट से सॉल्व होता है वो भी। सही है, मैं तो थ्योरी में उसको एच कट से कराता हूँ, मैं एच से नहीं कराता उसे। सही है, ओके सर, क्योंकि ये फिजिक्स में एच कट ही होता है। फिजिक्स का कोई सवाल होगा तो कभी भी मैंने कोई सवाल आज तक किसी बुक में नहीं देखा। सही है, आप डिफरेंट बुक देख लें। सही है, वैसे मैं फिर एक दफा इसको और रिकॉल कर लूंगा। वैसे मेरे हिसाब से जो मैंने जहां भी स्टडी की है, डिफरेंट किताबों में देखा है। अगर आप कहते तो मैं और किताबों को देख लूंगा। सही है, तो फेडरल बोर्ड की बुक भी देख लें, उसमें भी सारे एग्जाम्पल एच कट से सॉल्व किया हुआ है। सही है, या कोई साइंस के क्वेश्चन है सब एच कट से सॉल्व हुए हुए हैं। सही है, अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है, ये मैं केमिस्ट्री की बुक उठाकर देख लेता हूँ, फिर मैं अगली क्लास में अगर कोई डिफरेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सही है, बहुत शुक्रिया ओके ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर्ड होगा भाई, वो कम स्कैटर्ड होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। सही है, अब हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, अगली क्लास में हम यही से बात करेंगे।